मुताबिक होगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं। दूसरा जो सबसे अहम मामला था, कश्मीरी पंडित मांग कर रहे थे, वो तमाम लोग जो पीएमडीपी के तहत वादी के अंदर काम कर रहे थे कि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाते हुए उनकी ट्रांसफर अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर की जाए। तो वो भी जो ट्रांसफर पॉलिसी पहले थी वो अपनी जगह लोकल लेवल पर ठीक, लेकिन वजारत दाखिला ने ये क्लियर कर दिया है कि किसी भी शख्स को कोई भी वादी छोड़कर बाहर जाने की अगर कोशिश करता है तो उसे नहीं जाने की इजाजत होगी। ये कल की मीटिंग में क्लियर हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता अब जो चीजें सामने आई हैं उसमें यह भी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो इकदाम सिविल प्रशासन ने, सिविल इंतजामिया ने उठाए हैं उस पर ब्रीफ तो किया ही, लेकिन काफी सख्त इकदाम मिलिटेंसी के खिलाफ और लोग जो छोड़कर जा रहे हैं उनको रोकने के लिए भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया को हिदायत वज़ीर दाखिला ने दी है। टारगेट किलिंग की रोकथाम के लिए नई हिकमत अमली मुरतब कर दी गई है। वादी में माइग्रेंट पंडितों की हिफाजत के लिए 8 महफूज जोन कायम करने का फैसला। ये बड़ी बात सामने आ रही है कि 8 महफूज जोन कायम किए जाएंगे। इसके साथ साथ सिक्योरिटी ग्रिड के अलावा इतलाती और मालूमाती नेटवर्क को भी मजीद मजबूत बनाने की बात सामने रखी जा रही है। 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये कि जिस तरीके का माहौल बन रहा है, इस माहौल यानी टारगेट किलिंग की रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जाएगा, उस हवाले से एक बड़ा फैसला लिया गया है। दूसरा ये कि अमरनाथ यात्रा शेड्यूल पर होगी, किसी तरीके का तरमीम इसमें नहीं होगा। तीसरी बड़ी बात यह कि जो वज़ीर दाखिला ने कल साफ कर दिया कि जिस तरीके से कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो एम्प्लॉयज वहां पर है वो छोड़कर जा रहे हैं, इसकी इजाजत किसी को नहीं होगी, बल्कि सरकार कायम करेगी 8 हिफाजती जोन जहां पर उन्हें कायम किया जाएगा, जहां पर वो रुकेंगे, जहां पर वो रहेंगे और वहीं से वो अपना कामकाज चलाएंगे। और तीसरी और चौथी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये भी है कि आगे ये कि सिक्योरिटी ग्रिड का जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन और इंफॉर्मेशन का दूसरा मामले रखे हैं उसको मजीद बेहतर बनाया जाएगा ताकि इस तरीके के इंसिडेंट्स आगे मुस्तकबिल के अंदर ना हो। सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई है, ये एक मीटिंग नहीं हुई है। अगर आप देखें तो बैक टू बैक 3 मीटिंग्स कल दिन में हुई है। एक के अंदर खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, होम सेक्रेटरी साहब और रॉ के चीफ बैठे थे, जिसमें ये पूरा मामला डिस्कस किया गया कि अक्रॉस द बॉर्डर क्या कुछ चल रहा है। दूसरी मीटिंग में डेवलपमेंटल एस्पेक्ट और होम सेक्रेटरी के और एलजी और चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे थे। और तीसरी मीटिंग के अंदर सारी क़यादत वहां पर बैठी हुई थी, जिसमें डिफेंस, होम, वजारत दाखिला और साथ साथ खुद वज़ीर दाखिला साहब बैठे थे। तो वो मीटिंग तकरीबन 90 मिनट से ज्यादा वक्त तक चली है और उस मीटिंग के दौरान कई अहम फैसले लिए गए जो मैंने आपके सामने रख दिए कि किसी को इजाजत नहीं होगी। दूसरा ये कि 8 जोन कायम किए जाएंगे। तीसरा ये कि डिप्लॉयमेंट और बढ़ा दी जाएगी, यात्रा अपने टाइम पर किया जाएगा और साथ साथ जो आउटरीच प्रोग्राम है उसे मजीद बेहतर फाल और मुतहरिक कैसे बनाया जाए, इस पर भी हिकमत अमली को तरतीब दिया गया है। कल मरकजी वज़ीर दाखिला की सरबराही में जब बैक टू बैक मीटिंग्स हुई तो उसमें वज़ीर ममलिकत वज़ीर आज़म के दफ्तर में जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद रहे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब मौजूद रहे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब मौजूद रहे, यूनियन होम सेक्रेटरी जबुल्ला साहब मौजूद रहे, आर्मी चीफ मनोज पांडे साहब इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अरविंद कुमार साहब मौजूद रहे, डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह वहां मौजूद रहे, डीजी सीआरपीएफ कुलदीप सिंह साहब वहां पर मौजूद रहे मीटिंग के अंदर, डीजी बीएसएफ पंकज सिंह भी मौजूद रहे। इसके अलावा दाखिला वजारत के आला तरीन अफसर भी वहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी से मुकाबले के हवाले से अपनी हिकमत अमली को सामने रखा, जिसके बाद यूनिफाइड ये फैसला लिया गया कि आने वाले दिनों में अब क्या कुछ करना होगा। यानी कल जो मीटिंग होगी उसका इतलाक आज से होगा और लेटेस्ट होप को क्या से ये टारगेट किलिंग और दीगर मामला जो है वो ना हो। बात हम आपको कश्मीरी पंडित की बता रहे हैं, दिल्ली की मीटिंग की बता रहे हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कश्मीरी पंडित क्या कुछ कर रहे हैं। और ये भी याद रखिएगा कि कश्मीरी पंडितों ने कल बाज़ाब्ता तौर पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम भी एक खत रवाना किया है। कश्मीरी पंडितों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है और चीफ जस्टिस के नाम एक मकतूब रवाना किया है, ईमेल के जरिए से एक खत लिखा है जिसमें आर्टिकल 21 का हवाला देकर कहा गया कि कश्मीरी पंडितों को कहीं पर भी जाने की इजाजत है, यानी राइट टू लिव जो है आर्टिकल 21 उसका हवाला दिया गया है। और कश्मीरी पंडितों की एक तंजीम की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ये ईमेल कल रवाना कर दिया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट से ये दरख्वास्त की गई है कि आर्टिकल 21 के तहत जो उन्हें इख्तियारात है, जो गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी है कि उन्हें कहीं पर रहने का हक है, वो अपनी ज़िंदगी बसर करने का हक है
उन्हें वो उनसे ना छीना जाए, और जो रिलोकेशन चाहते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज कश्मीर के अंदर, उन्हें इस चीज की इजाजत दी जाए। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति KPSS, कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के सदर ने बाकायदा तौर पर कल एक ईमेल लिखा लद्दाख जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, जिसमें उन्होंने ये सारी हालात का जिक्र किया, और उन्होंने ये इस बात का भी अपने ईमेल के अंदर जिक्र किया है कि किस तरीके से जो मंजूर नजर लोग होते हैं इंतजामिया के अंदर, उन मुलाजमीन को पीएम पैकेज के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बिल्कुल पास पास रखा जा रहा है, और जहां पर मंजूरी नजर अफराद को बाहर किसी का रास्ता दिखाना होता है तो वहां गेम प्लान को भी एग्जीक्यूट किया जाता है। राहुल भट्ट की हिलाकत को उसी मंजूरी नजर खाते में डाल दिया गया है। और तीसरी बड़ी बात जो इसके अंदर लिखी गई है कि जिस तरीके से किलिंग्स हुई है, चाहे रजनी बाला की हुई हो, स्कूल के अंदर हुई हो, उससे पहले जो दीगर किलिंग्स हुई है, माइनॉरिटीज पर जो चीजें चल रही हैं, और जो एक्सोडस की बातें हो रही है, इस पर हुकूमत गैर संजीदा है, और अदालत उज़्मा उन तमाम अफसरों को तलब करे और उन्हें पूछे कि माइनॉरिटी जो कश्मीरी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कुछ इंतजामिया के पास प्लान है, और अगर अदालत उज़्मा को यह लगता है कि प्लान फुल प्रूफ है तो हमें रुकने में कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन जमानत कोई दे। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति की तरफ से बाकायदा तौर पर एक ईमेल लिखा गया है, जिस ईमेल का हाल अहवाल मैंने आपके सामने रख दिया है। जी, बात और भी होगी, क्या कुछ सूरत हाल है इस पर गुफ्तगू जरूर होगी, लेकिन वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है क्योंकि 9 बज चुके हैं। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार आएंगे तो सरहदों से शुरुआत करते हुए आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में अब फर्जी सहाफियों का क्या कुछ होना है, पुलिस ने ये क्या कुछ और FIR दर्ज किए और साथ साथ हैदरपुरा एनकाउंटर पर क्या कुछ डिटेल खबर है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक, सलाम जेके। आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के साथ मैं हूं आसिफ रशीद आपके साथ। प्रोग्राम में मजीद आगे बढ़ेंगे। बात अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के DG के एक बयान की भी आपको बताते हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में सिक्योरिटी ग्रिड कितना मजबूत है और आने वाले दिनों में इसमें और कितनी बेहतरी की जाएगी, कितने अच्छे काम के साथ जदीद टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जाएगा, ये भी आपको बताते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज LOC पर भी आपको दिखेंगी, IB पर भी दिखेंगी, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ BSF आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पर, या जिसे आप हद मुतारका कहते हैं। आज के वक्त में आप BSF तमाम तरह के पायलट प्रोजेक्ट समेत कई चीजों का इस्तेमाल करती है, लेकिन अब जो बयान सामने आया है BSF का, उसमें यह भी पता चला है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर कहीं ड्रोन की सरगर्मियां देखी जाती हैं तो ड्रोन की सरगर्मियों की नकलो अमल रोकने के लिए BSF क्या कर रही है, एंटी टनल टेक्नोलॉजी और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगले कुछ दिनों के दौरान शायद इसका आगाज भी हो जाए। और DG का जो बयान आया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के डायरेक्टर जनरल, उनकी तरफ से कहा गया कि तकरीबन पिछले 6 महीनों के दौरान दिसंबर 2021 से मई 2022 के दरमियान 7 ऐसे ड्रोन्स थे जिनको मार गिराया गया सरहद के आसपास के इलाकों में। इन ड्रोन्स के सरहद के इस पार आते ही नजर कैसे बनाई जाए, इसके लिए काउंटर करने के लिए क्या होगा, तो उसके लिए भी जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। और जदीद आलात के जरिए, यानी जो ड्रोन्स आते हैं उन ड्रोन्स को कैमरे की आंख से देखने के लिए, तीसरी आंख से देखने के लिए, इस पर नजर रखने के लिए BSF के मुताबिक न्यू टेक्नोलॉजी का, जदीद आलात का इस्तेमाल अब BSF की तरफ से भी सरहदी इलाकों के अंदर किया जाएगा। एक तो ये जो शक शुबात हैं कि ड्रोन आसपास देखे जाते हैं, इस पर नजर रखी जा सकेगी। दूसरा, पिछले 1 साल 1.5 साल के दौरान जो तकरीबन 14 के करीब टनल्स पकड़ी गई हैं, देखी गई हैं, और बाद में बयानात भी सामने आए कि इन टनल्स को जो कि हिंदुस्तान की सरहद तक पहुंचे, ये पाकिस्तान से शुरुआत इनकी हुई। आर्मी या रेंजर्स पाकिस्तान के इनमें मदद करते रहे तमाम लोगों की जो दरअंदाजी करने की कोशिश कर रहे थे। उन सारी चीजों पर, जेरे जमीन सुरंगों पर कैसे नजर रखी जाए, उन टनल्स का मुकाबला करने के लिए और इन हालात से बाहर निकालने के लिए BSF के मुताबिक मुस्तकबिल में यह भी तैयारी है कि ग्रिड का हिस्सा अब टेक्नोलॉजी को भी बनाया जाए। एंटी ड्रोन जो टेक्नोलॉजी है वो अपनी जगह, लेकिन एंटी टनल टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जाएगा, जिससे ये भी पता चलेगा कि जमीन के ऊपर आप जो कार्रवाई कर रहे हैं वो तो नोटिस में है,
लेकिन जेर जमीन क्या हो रहा है वो भी देखना जरूरी है। लिहाजा टनल की इस वजह से बचने के लिए कि बार बार टनल कहीं पर ना बरामद हो, कहीं टनल के का पता ना चले, इन सारी सुरंगों से और दरअंदाजी के वाकयात को रोकने के लिए एक मजीद इकदाम उठाने जा रही है बीएसएफ की तरफ से। वो ये है कि आने वाले दिनों में सिक्योरिटी ग्रिड का हिस्सा जदीद आलात होंगे, नई टेक्नोलॉजी होगी, जिससे जमीन के ऊपर ड्रोन और जमीन के नीचे जेर जमीन जो सुरंगें हैं उन पर बासानी नजर रखी जा सके। जो ड्रोन और सुरंग का मामला सबसे ज्यादा पिछले कई दिनों से सुर्खियों के अंदर, उस पर अब बीएसएफ का मानना है कि जदीद आलात उनके पास आ गए और दोनों चीजों से मुकाबला किया जाएगा। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा फर्जी सहाफियों की करते हैं, क्योंकि फर्जी सहाफियों का मामला जम्मू कश्मीर के अंदर तूल पकड़ता जा रहा था। और आपको याद होगा कि कई जिलों के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स ने एसएसपी के नाम खत रवाना करते हुए सहाफियों और पोर्टल्स की शिनाख्त करने के हवाले से और गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे पोर्टल्स पर कार्रवाई की मांग की थी। और अब मामला अदालत तक भी चला गया है। अदालत उज़्मा ने महकमा इत्तलात के नाम नोटिस भी जारी कर दिया है और मुख्तलिफ अजला में डीएम्स ने इस नोटिस के आने से पहले ही कार्रवाई भी शुरू की थी। हाईकोर्ट ने सभी फर्जी पोर्टल्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। डिवीजन बेंच जिसकी सुनवाई कल चीफ जस्टिस पंकज मित्तल साहब कर रहे थे, जस्टिस जीएस ठाकुर साहब कर रहे थे, उन्होंने उस पीआईएल को कल क्लोज कर दिया जिस पीआईएल के तहत ये मांग की जा रही थी कि जो मशरूम ग्रोथ है, यानी गैर कानूनी तौर पर और बड़ी तादाद में जिस तरीके से पोर्टल चलाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उस पर कदगन लगानी चाहिए और स्टेट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है वो मुतहरिक हो। इसको देखते हुए कल इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को देखते हुए कल डिवीजन बेंच ने बाज़ाब्ता तौर पर सेक्रेटरी नश्र, इशात और इतलात को ये हुक्म दिया है कि वो इस पर कार्रवाई करे। और जब ये एक तरफ से अदालत के अंदर चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ से खबर ये भी है कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स ने जो डीएम्स भी हैं उन्होंने अपने मातहत इलाकों के अंदर एसपीज को हुक्म दिया है कि वो फर्जी सहाफियों के खिलाफ कार्रवाई करे। और ये जो मशरूम ग्रोथ ऑफ पोर्टल्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जहां पर जो मर्जी जिसको आए कुछ भी लिख देता है और कार्य नजार बदस्ती गिलकार चला गया है, इस पर रोक लगाई जाए। और डिप्टी कमिश्नर्स भी काफी मुतहरिक है। कई नाम सामने रखे गए जी। कल जब बहस हो रही थी कहा गया कि पोर्टल चलाए जा रहे हैं और उन पोर्टल्स के नाम भी लिखे गए और कहा गया कि विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस ये सारे लोग जो है वो वादी कश्मीर के अंदर काम करें, इस पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। सीधे चलेंगे, सही तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ है। तजम्मुल, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है और खुशाइंद है, देर ही सही लेकिन कहीं ना कहीं इंतजामिया अब जाग चुकी है। जो पहले कदम होना चाहिए था वो अब लेट गए। श्रीनगर के अंदर भी उठ रहा है और जम्मू के अंदर भी उठ रहा है। खबर यह है कि पीआईएल थी और पीआईएल के साथ साथ अब खबर यह भी है कि मुख्तलिफ जिलों के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स ने भी मुतल्लिका एसपीज को यह हुक्म दिया है कि शिनाख्त की जाए कि फर्जी पोर्टल्स यानी जिनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गवर। दरअसल सारी सूरत हाल जिला रामबन से शुरू हुई थी, जहां पर हादसे के बाद कई अफराद की मौत वाक़या हुई। जिला तरक्याती कमिश्नर ने अपनी लेवल पर वहां पर कोशिश की कि कौन लोग जिम्मेदारी से और गैर जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बिल दायर की गई थी, जिसके बाद अदालत उज़्मा ने यह हुक्म जारी किया है जम्मू कश्मीर में खुसूसन जिला तरक्याती कमिश्नर अपनी अपनी जगह होमवर्क करें, एक्सरसाइज करें। हिदायत जारी करते हुए कहा कि जो लोग भी गैर कानूनी तौर पर अपने न्यूज पोर्टल चलाते हैं और जो लोग भी न्यूज पोर्टल चलाने के बाद कंट्रैक्टर, सियासतदानों, अफसरों को ब्लैकमेलिंग करते हैं, तंग तलब करते हैं, क्योंकि आखिरी लाइन में यह भी कहा गया, इल्जामात ये भी है कि जो गैर कानूनी तौर पर न्यूज पोर्टल चलाए जाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर या यूट्यूब पे जो ग्रुप खोले गए हैं, चैनल्स खोली गई हैं, उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए ब्लैकमेलिंग का मामला भी सामने आया है। अब हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसमें इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ डिप्टी कमिश्नरों को मुतल्लक किया गया। अब ग्राउंड जीरो पे हकीकत क्या है जम्मू कश्मीर में, जो कि यहाँ पे हर घर में, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे न्यूज है और हर जगह पे कहीं ना कहीं अगर आपको कश्मीर की तस्वीर देखनी हो, चाहे वो अमन की तस्वीर हो या बदअमनी की तस्वीर हो, खुद अपने आप में एक खबर है। बड़े से बड़ा सियासतदान, बड़े से बड़ा स्पोर्ट्स स्टार कश्मीर आएगा तो खबर अपने आप में आ जाती, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने इन चीजों को बहुत कम पाया है। अब इसमें क्या हुआ है कि जो लोग सहाफत के साथ वाबस्ता नहीं है या जिन्हें मीडिया हाउस में काम करने का मौका नहीं मिला, उन्होंने अपने अलहदा तौर पर अपने अपने पोर्टल खोले हैं और जिसकी रूह से जो कई परेशानियां हैं, कई जगहों पर बहुत सारी गलतियां सरिसद हो जाती है, लेकिन बहुत देर कर दी सख्त बातें आती है। और आज 20 बरस 10 बरस के बाद
इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। अब किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना हो, इंफॉर्मेशन की तरफ से हो या किसी भी ऑफिशियल ऑफिसर की हो, तो ये चेक किया जाएगा कि ये शख्स जो माइक लेकर आया है, ये शख्स जो सहाफी है, ठीक है, इससे अच्छा मीडिया हाउस मौका नहीं मिला काम करने का, लेकिन ये जो हाथ में लेकर आ रहा है, क्या इसका वाकई इस इदारे का किसी इदारे के साथ मुंसलिक है या नहीं। इसी तरह से अब जम्मू कश्मीर में इतनी मशरूम ग्रो जो पोर्टल, न्यूज पोर्टल, हालांकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप एंटरटेनमेंट और बाकी चीजों के लिए कर सकते थे, लेकिन जब आप इसको करंट अफेयर्स में तब्दील करते हैं तो उसको बाज़ाब्ता तौर पर जिस शख्स ने करंट अफेयर पढ़ना है, शुरू करना है, उसको पहले समझ आनी चाहिए कि मैंने क्या ये अखबार के नाम पर जो RNI की रजिस्ट्रेशन है उसके मतबादिल में क्या मेरे पास वीडियो चलाने की इजाजत है या नहीं, या जिन लोगों के पास कोई कागज है ही नहीं, उसके बाद बड़े खूबसूरत अल्फाजों के साथ अच्छे एंकर्स के साथ बुलेटिन शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का, उन्हें थोड़ा सा माजी में लिया जाना होगा कि यहाँ पर बहुत सारे मामला चलते हैं, चलते रहेंगे। जैसा गैर जिम्मेदारी के साथ न्यूज पोर्टल, फेसबुक, व्हाट्सएप पे रिपोर्ट करने के बाद अगर कोई शख्स इस तरह से कागजात के बगैर काम करते पाया गया, लाइसेंस के बगैर काम करते पाया, हो सकता है कि अदालत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के तौर पर सजा भी सुनाता है। रामबन के बाद बिल्कुल बात यह भी है कि कल ही मैंने देखा कि डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने भी डिप्टी कमिश्नर बहस्ती डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के SP बडगाम को तहरीरन हुक्म दिया है कि वो जी तहकीकात करे, जो फर्जी पोर्टल चल रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई हो और बाज़ाब्ता तौर पर FIR दर्ज हो। कल जब ये बहस चल रही तो कुछ नाम भी सामने आए, कहा गया कि इस जनाब यूनियन टेरिटरी में कश्मीर न्यूज, कश्मीर वॉइस, कश्मीर ब्रेकिंग, कश्मीर 24/7, कश्मीर बिजनेस हब और इस तरीके के बोल कश्मीर और क्या क्या कश्मीर लगा के नाम बना दिए गए हैं और ये सारे फर्जी हैं। इनके पास किसी के पास भी जो मज़कूरा अथॉरिटी है उनसे परमिशन नहीं लिया गया। ये बात सही भी है। और दूसरी परेशानी ये भी है कि अब घर बैठे फर्जी नामों को क्रिएट किया जा रहा है, जैसे गुलिस्तान न्यूज, अब गुलिस्तान न्यूज अपडेट के नाम से गुलिस्तान न्यूज लाइव कुछ और आगे लगा के फर्जी नामों के पेज चलाए जाने, जिससे कंफ्यूजन होता है। और कई बार हमने भी हुकूमत की नोटिस में इस बात को लाया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देर से ही सही, लेकिन अब हुकूमत जागी है। और मैं भी आज उन सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा, जनाब माइक उठाने या कैमरा उठाने से न तो आप सहाफी बनेंगे और ना ही सहाफत के अंदर आपको लिखा जाएगा। नंबर 2 कि दवाई बेचने वाला डॉक्टर नहीं बनता है, डॉक्टर होता है। और यही हमारे माजी में भी हमारे बुजुर्गों ने सिखाया था कि जिसका जो काम है उसी को करने दिया जाए। ये ना माना जाए कि चलिए जी मैं इससे अच्छा कर सकता हूं, अच्छा करते हैं तो फिर वो डिग्रियां हासिल इसमें इशफाक, जब हम ये खबर बता रहे हैं तो एक चीज और भी पूछी जा रही है हमारे देखने वालों की तरफ से, क्या कोई सजा का पैमाना तय किया गया, नंबर 1। और दूसरा जो आपने जिक्र किया कि किसी बड़े इदारे का नाम इस्तेमाल करके आप फेसबुक अकाउंट, यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर पर चलाते हैं, तो क्या उन लोगों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई का इम्कान इसी ऑर्डर के तहत है? इसी ऑर्डर के तहत भी है। और कल जब हमारी बात इतलात महकमे के अंदर हो रही थी तो उन्होंने भी काफी संजीदगी के साथ इन मामलों को लिया है। इसमें आपको 6 महीने की सजा होगी। 420 वाले मामले में आपने फर्जी नाम क्रिएट किया और उसके बाद अगर अमन कानून को कोई दचका लगा हो आपकी खबर से, फर्जी खबर से, तो उसके अलग वो दूसरे कायदे में जाएगा जी, एंटी मिलिटेंसी वाले मामले में वो चला जाएगा और वहां पर उसको फिर निपटा जाएगा। तो इसलिए एहतियात कीजिएगा, नहीं कीजिएगा ऐसा, क्योंकि सरकार अब मुतहरिक हो गई है। इसलिए हमारी भी यही दरख्वास्त रहेगी। अब जरा बढ़ते हैं जी आगे। जब पुलिस की कार्रवाई की बात हो रही है तो कल रात देर गए कुछ FIR दर्ज किए गए हैं और ये FIR उस वक्त दर्ज किए गए जब हंगामा शहर के अंदर था। टारगेट किलिंग एक तरफ से चल रही थी और सोशल मीडिया पर कुछ और चीजें भी सर्कुलेट की जा रही थी जिसका ताल्लुक आने वाली अमरनाथ यात्रा से था, क्योंकि माना जा रहा कि सिख फॉर जस्टिस और दीगर तंजीमों के पोस्टर्स और कुछ ऑडियोज वायरल हो रहे थे जिसमें यात्रा को लेकर कई नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल भी हो रहा था और यात्रा को दरहम बरहम करने की धमकियां भी दी जा रही थी। अच्छा, कुछ ऐसे अकाउंट्स चल भी रहे हैं जिसके बाद पुलिस इस सख्त एक्शन करने में पर मजबूर हुई है। बहुत सारे लोगों ने ऐसी शायद कन्वर्सेशन भी सोशल मीडिया पर की है, ऐसे पैगामात भी एक दूसरे को भेजे गए और पुलिस ये मानती है कि बहुत सारे ऐसे लोगों ने ऐसे पैगामात न सिर्फ सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए बल्कि एक दूसरे के साथ कहीं पर अगर कन्वर्सेशन हुई है तो यूएपी बिल्कुल शेयर हुआ है और इंडियन पेनल कोड की मुख्तलिफ शिकों का इस्तेमाल किया जाएगा, मुख्तलिफ दफात के तहत इन पर केस लग सकता है और दूसरा यूएपी के तहत इन पर भी कार्रवाई होगी, यानी अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट, अमनो कानून की सूरत हाल को खराब करने ही लेकिन रियासत के मुखालिफ काम करने का इल्जाम भी ऐसे लोगों पर जिनके नाम अभी तक सामने आया। हालांकि नाम कितने हैं, कितने इनमें ग्रुप्स हैं, कितने इनमें इंडिविजुअल हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के नोटिस में ये चीजें आई हैं और यही वजह है
कि यात्रा से कबल ऐसी चीजें जिन्हें पुलिस कुछ को शरपसंद नासिर कहती है, कुछ को अमन बिगाड़ने वाले, माहौल खराब वालों करने वाला कहती है, इन सभी के खिलाफ एंटी नेशनल पोस्ट डालने के इल्जाम में, शेयर के इल्जाम में मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। और पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया यूजर्स, पुलिस की बिल्कुल वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी यहां पर भी है, कौन कब गलत करता है उस पर भी नजर रखी जा रही है। और कोई ये इस गलत फहमी में ना रहे कि वो अकाउंट्स इस्तेमाल करता है और जो मजाज अथॉरिटी है उसको कोई पता नहीं है। कंसर्न लोगों को पता है, पुलिस के पास ये सारी डिटेल्स हैं, और जो भी इस तरह के मैसेज, पैगामात यहां से वहां से यहां सर्कुलेट करता है तो कार्रवाई उनके खिलाफ, यानी तमाम सोशल मीडिया यूजर्स वो राडार पर हैं जो गलत इसका इस्तेमाल अब तक करते हैं। कल कोठीबाग पुलिस स्टेशन में बाकायदा एफआईआर दर्ज हुई है, और एफआईआर इसीलिए दर्ज हुई क्योंकि सोशल मीडिया पर मैंने पहले ही कहा कि कुछ नाजेबा अल्फाज थे, कुछ धमकियामेज अल्फाज थे, कुछ और पोस्ट चल रहे थे, और जब वो कल पूरे शहर में सर्कुलेट हो रही थी तो पुलिस ने शाम होते होते कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर दिया, कुछ तंजीमों के लिए भी और कुछ अफराद, अभी अफराद का नाम नहीं है लेकिन ये ओपन कर दिया गया। अब जिन जिन का नाम आएगा वो उस एफआईआर में सीधे जाएगा। इसलिए जब भी आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें तो इसको अपने लिए ही महदूद रखें, गैर जरूरी तौर पर किसी खबर को शाया ना करवाएं, गैर जरूरी तौर पर किसी पोस्ट को अपलोड ना करें जिसके बारे में आपको खुद नहीं है इल्म हो कि मैं ये क्या करने जा रहा हूं। आप मुसीबत में आ सकते हैं, इसलिए एहतियात बहुत ज्यादा बरतिएगा, क्योंकि कल के बाद यानी मीटिंग जो हुई है इसके बाद किसी भी तरीके की नरमी और श्रीनगर के अंदर, जम्मू के अंदर सोशल मीडिया पर मुझे इस बात का कभी इम्कान है कि हुकूमत इंतहाई सख्त इकदाम उठाने जा रही है। अब आते हैं जी आगे, बात जरा हैदरपोरा की भी करते हैं। आपको याद होगा कि हैदरपोरा के अंदर एक झड़प हुई थी, मिलिटेंट मारने का दावा भी हुआ था, उसके बाद मामला संजीदा भी हुआ था, पॉलिटिकल पार्टीज ने हंगामा किया और इंक्वायरी के ऑर्डर्स हुए, इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट भी दी। बहरहाल उसमें यह साबित हुआ कि एक आदमी सिविलियन था, उसकी लाश उसे मिली, लेकिन मामला था मांगरे का, उस मांगरे का जिसको लेकर मामला अदालत के अंदर चला गया था, और अदालत ने सिर्फ चंद दिन पहले हुक्मनामा दिया था कि कब्र कुशाई की जाए, लाश को निकाला जाए, 5 लाख रुपया उसके वालिद को दिया जाए, उसे बाज़ाब्ता तौर पर हक दिया जाए कि वो अपने बेटे को बाज़ाब्ता तौर पर तब्दील कर सके। जब ये मामला चल ही रहा था तो कल हमने आपको बताया था कि हुकूमत इस फैसले के खिलाफ दोबारा अदालत में जाएगी, और बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत इस फैसले के खिलाफ अदालत में चली गई है, और अदालत ने बाज़ाब्ता तौर पर पुराने वाले ऑर्डर को, जो सिंगल जज की तरफ से ऑर्डर किया गया था, डिवीजन बेंच ने कल उस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है और साफ कर दिया है कि जब तक अगली समाअत नहीं होगी तब तक न तो कब्र कुशाई होगी, ना ही किसी मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। याद रखिएगा, आमिर के वालिद ने महबूबा मुफ्ती को ट्वीट किया था, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडलर पर वो मैसेज डाली थी और ट्वीट करते हुए कहा था कि हुकूमती इदारे किस तरीके से अदालत उज़्मा के ऑर्डर्स की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और उसके बाद इस खबर को हमने आपके सामने रखा था कि हुकूमत ने तमाम तर लवाजमत पूरा करने के बाद, देखने के बाद इस ऑर्डर को दोबारा से चैलेंज करने का फैसला किया था, जो कल चैलेंज कर दिया गया है। और कल ही जो जस्टिस अली मोहम्मद मांगरे थे और जस्टिस वसीम सादिक साहब थे, उन्होंने इसकी समाअत को सुना और यह कहा कि जो जजमेंट 27 मई को दे दी गई है कि बॉडी को निकाला जाए आमिर मांगरे को और उसे बानिहाल मुंतकिल किया जाए, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो डिटेल में कोर्ट को बताया जाए, उस ऑर्डर पर फिलहाल पाबंदी कर दी गई है। और एडवोकेट जनरल की तरफ से कल जब इस पूरे मामले पर बहस की गई और उस बहस को सुनने के बाद और एडवोकेट दीपिका सिंह राजावत की पिटीशन जो थी उस पर कल जब दोबारा से गुफ्तगू हुई तो फिलहाल अदालत ने इस मामले पर रोक लगा दी है, स्टे कर दिया है, और अगली समाअत तक फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं होगा। यह मामला इसलिए हम आपको अपडेट साथ साथ करते रखें क्योंकि सोशल मीडिया पर कई चीजें बाद में लिखी जाती है, तो उससे बचने के लिए ये सारी चीजें जो है वो की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात जरा रामबन की हुई है तो रामबन से एक और खबर आपको बताते हैं। अदालत के फैसले के बाद रामबन के अंदर
क्या कुछ हो रहा वो सारी डिटेल्स हम आपके सामने हैदरपुरा एनकाउंटर के हवाले से रखी। लेकिन बात जरा उन लोगों की भी जो सरकारी स्कीमों के मुस्तहिक हैं, लेकिन अब सरकार फायदा पहुंचाने में नाकाम रही, जिला इंतजामिया नाकाम रही, जिसके बाद लोगों ने सवाल उठाए। रामबन जिले के अंदर जहां पर महकमा शीप हस्बेंड्री की नाकस कारकर्दगी सामने आई है और इंटीग्रेटेड शिप डेवलपमेंट स्कीम, जिसका मकसद ये था कि जो यूनिट्स हैं वो दूर दराज इलाकों में कहीं पर भी कोई अगर अपने यूनिट्स कायम करना चाहता है, भेड़ बकरियां उन्हें दी जाती हैं और इस स्कीम के तहत वो लोग अपने यूनिट्स कायम करके इससे फायदा उठा के यानी अपना रोजगार घर बैठे कर सकते थे। खास तौर से जो बेरोजगार अफराद थे, सरकार उन्हें क्या करती थी कि उन्हें तरजीहात में शामिल करके इंटीग्रेटेड शिप डेवलपमेंट स्कीम जो है इसका फायदा पहुंचाती थी। अब क्या है कि मुतलका महकमे की जो मुलाजमीन है उनके खातों में रकूमात ट्रांसफर की गई, जो रकूमात इस वक्त इन सभी लोगों के पास जानी चाहिए थी, यानी जो कंसर्न लोग हैं इस इंटीग्रेटेड शिप डेवलपमेंट स्कीम के जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको वो पैसा जाना चाहिए था। कैरेज का गलत इस्तेमाल करने की भी इतलात मौसूल हुई हैं और मुस्तहिक अफराद ने ये सवाल उठाते हुए कि इस वक्त जो लिस्ट हुकाम के पास है जिसमें लोगों के नाम थे, कैरेज का इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। और लोगों ने क्या किया, जब यूनिट्स के लिए एनिमल और शिप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से उन्होंने आज के वक्त में यूनिट्स लिए, जो भेड़ बकरियां उन्हें दी जाती हैं, कैरेज का पैसा उन्हें सरकार की तरफ से दिया जाना था, लेकिन सरकार ने उन्हें देने के बजाय मुतलका अफसरान के खातों में उसे ट्रांसफर किया है और ये बद इंतजामी एक बार फिर से। जिन लोगों को यूनिट्स मिले उनके अकाउंट्स में नहीं गया पैसा, जो इसी महकमे के कंसर्न है आ गया। चलिए पहले जरा बाइट आपको सुनाते हैं और उसके बाद सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। मैं रहने वाला हूँ घाघरा का। मुझे यूनिट मिला है मेरे बेहड़े गूल में। क्या गूल से बोलने लगा कि गूल से घाघरा तक लगभग कम से कम 20 से 25 किलोमीटर है, लेकिन चक्कर ये चीज़ है कि उन्होंने बोला कि आप ले जाओ, आपको इसका कैरेज मिलेगा जहाँ उधर पहुँचाने में। फिर मैंने बंदा लाया उधर से गूल से घाघरा पहुँचाई बेहड़े, और उसके बाद न मुझे उसका किराया मिला ना कुछ, तो आज तक कुछ नहीं। किसने दी थी भेड़े आपको? शुभ के डिपार्टमेंट से मिले। और मजीद तफसीलात के लिए अपने नुमाइंदे के पास अच्छा, चलते एक बार हैं। वजाहत कर दीजिए, जो हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये बेनिफिशरीज की लिस्ट है और दूसरी लिस्ट में हम दिखा रहे हैं जहां पर फंड्स ट्रांसफर किए गए हैं। यानी अगर किसी को बेनिफिशरी था तो उसके दिखाया गया कि जनाब इस आदमी ने इसको क्लियर कर दिया और उसके अकाउंट में ट्रांसफर चला गया है, लेकिन खबर यहां पर यह है कि जनाब पैसा किस नाम पे निकाला गया, जो ऑफिसरों ने पैसा निकाला है। एक बेनिफिशरी का तो हमने बताया आपको कि नहीं लिया है, कुछ फर्जी नंबर दिए गए हैं गाड़ियों के, कुछ ऐसी गाड़ियां भी हैं जब अच्छा चलिए नदीम हमारे साथ आ गए, आपको पता लगेगा अभी कि मामला क्या है कि फर्जी नंबर्स पर भी ये पैसा निकाला गया। अगर ये छोटा छोटा पैसा ही है, लेकिन सवाल आपका और हमारा है, और सवाल इस स्कीम का है जो दूर दराज में रहने वाले लोगों के लिए होती है। शायद उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं होता है कि सरकार ने हमें पैसा दिया और वो उनके तक पहुंचा ही नहीं। नदीम जरा अपडेट कीजिएगा पहले इस स्कीम के बारे में, क्या कुछ है ये? जी बिल्कुल, देखिए गौहर साहब, जहां तक हम शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की बात करें, उसके अंदर एक स्कीम चल रही है, इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम चल रही है, जिसके तहत मुख्तलिफ जो है यूनिट्स दिए जाते हैं बेनिफिशरीज को, जो भी विलिंग होते हैं, जो भी चाहते हैं कि हम भेड़े पालेंगे या जिनका पेशा है। इस तरह से कई लोगों की जो लिस्ट है सालाना डिपार्टमेंट के पास जाती है, एप्लीकेशन जाती है, उसके बाद सैंक्शन होती है कि किस जगह पे कौन सा यूनिट मिलेगा। लेकिन जहां हम बात करें कि शीप हस्बेंड्री जब रामबन की हम बात करें, तो यहाँ पर देखिए गौहर साहब एक चीज कि सरकारी काम को चलेंगे, पैसा भी मिलेगा, यूनिट आप जब खड़ा करते हैं तो उसके लिए भी आपको फायदा मिलेगा, सरकारी तौर पर इमदाद आपके लिए आई हुई है। लेकिन जब हम रामबन की बात करेंगे, सबसे पहले हम साल 2013 में जाएंगे। साल 2013 में ये चीज बता दी गई थी कि डीबीटी होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, जो भी बेनिफिशियरी होगा उसके अकाउंट। डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री की तरफ से जो यूनिट कायम किए गए हैं, जो भेड़े लानी थी एक जगह से दूसरी जगह बेनिफिशरीज तक पहुंचानी थी, उसके लिए कैरेज का पैसा आया था। लेकिन रामबन डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री की बात करें, यहाँ पैसा भी आया, पैसा इस्तेमाल भी हुआ, लेकिन पैसा
जिस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ। यानी ये चीज कि जब हम बेनिफिशरीज के पास पहुंचे कि क्या जनाब आपको कैरेज का पैसा मिला, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा मिला या नहीं मिला, उनका ये मानना था कि हमें कहा तो गया था कि आपको पैसा मिलेगा लेकिन मिला नहीं है। अगर कि उसके बाद देखा कि एक शख्स जो एक बेनिफिशियरी था उन्होंने गवर्नर गृह सेल में कंप्लेंट डाली कि अगर हमें बताया गया था किराया मिलेगा तो वो मिला क्यों नहीं। उसके बाद जो भी रामबन के अथॉरिटीज है शीप हस्बेंड्री की, वो सीधा लिखते हैं कि जनाब हमने तमाम लोगों को फायदा दिया और जिन लोगों को करीब करीब से एडजॉइनिंग एरिया से लाना था उन्हें किराया नहीं दिया गया क्योंकि जरूरत नहीं थी। लेकिन ग्रीवेंस सेल को उन्होंने लिखा, गवर्नर साहब की ग्रीवेंस सेल को। जी बिल्कुल, लेकिन गौर साहब इसमें भी एक चीज है, जिक्र किया गया है कि कमेत से चंद्रकोट का जो फासला है वो एडजॉइनिंग एरिया है, और जब हम कमेत और चंद्रकोट के बीच के फासले की बात करें तो बाय रोड लगभग आपको 25 से 30 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना है। झटगली जिसे बिल्कुल चंद्रकोट का एडजॉइनिंग एरिया बताया गया है, अगर आप बाय रोड आते हैं तो लगभग 20 किलोमीटर का सफर आपको तय करना है। और उसके साथ साथ में इंटरेस्टिंग चीज है कि जहां सरकारी गाइडलाइंस है कि सिर्फ डीबीटी होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, अगर वो नहीं हुआ तो फिर शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंदर जिस ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है वो ट्रांसपेरेंसी रही कहां। पैसे अगर ट्रांसफर बेनिफिशियरी के अकाउंट पे करने चाहिए थे, अगर उसके नहीं तो उस ड्राइवर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने चाहिए थे जिसने इन भेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया था। लेकिन इसके हाउस में जो भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स हैं उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है। जाती अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है या सरकारी अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है? जी देखिए गौर साहब, जहां तक हम ये बात करें तो यहाँ पे सीधा, क्योंकि अकाउंट नंबर की डिटेल सामने तो आई नहीं है, लेकिन जरूर जो इनके वेटनरी सर्जन है, असिस्टेंट सर्जन है, उनके अकाउंट में पैसा निकला है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है क्योंकि इसमें 2 व्हीलर्स के नाम पे कैरेज का पैसा निकला है, जिसमें हम देखें मोटरसाइकिल्स के नंबर डाले गए हैं, स्कूटीज के नंबर डाले गए और पैसेंजर गाड़ियों के, जिसमें टाटा सुमो और अगर हम दूसरी तरफ इको गाड़ियों की बात करें जो पैसेंजर कैरियर गाड़ियां हैं उनके नंबर इस्तेमाल किए गए। और एक नंबर जो हम देख रहे हैं इसमें JK 190221, इस गाड़ी की अगर हम बात करें तो साल 2016 से इस गाड़ी की इंस्पेक्शन भी नहीं हुई है। ये गाड़ी यानी सड़कों से गायब है। जो इसका रूट अलॉटेड रूट था, टाटा मैजिक गाड़ी थी, अलॉटेड रूट पर ये गाड़ी चल नहीं रही है। जब उन्होंने मालिक से बात की तो उनका कहना था कि जनाब इस गाड़ी को हमने स्क्रैप करके भेज दिया है क्योंकि गाड़ी रनिंग कंडीशन में नहीं थी। यानी 6 साल पहले जिस गाड़ी को स्क्रैप किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ ये बड़ी बात आप बता रहे हैं। आपका मानना है कि एक गाड़ी का नंबर इस लिस्ट के अंदर है, जो गाड़ी आज से 6 साल पहले खत्म हो गई है, कंडम हो गई है, आज उसका कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन लिस्ट के अंदर उस नंबर को रिफ्लेक्ट किया गया और कहा गया कि पैसा निकाला गया है, दिया गया है। ये पैसा कितना इसको दिया गया और ये पैसा कब ट्रांसफर हुआ है, इसकी कोई डेट से आया है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए गौर साहब, ये 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके दौरान ये तमाम रकूमत वागुजार की गई है। लेकिन सवाल ये है कि अगर जो गाड़ी 2016 में स्क्रैप हो जाती है और 2020-21 में आपके पास वो गाड़ी कैसे अवेलेबल हुई, अगर उसकी इंस्पेक्शन नहीं हुई है। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस बारे में हमने जो डिस्ट्रिक्ट चीफ हस्बेंड्री ऑफिसर है उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जनाब ये गलती से हुआ है, इसको हम ठीक करेंगे। हालांकि उन्होंने जो इसमें स्कूटीज और नंबर, जो स्कूटीज, मोटरसाइकिल्स, इकोज और टाटा सुमोज के नंबर डाले थे, उन्होंने कहा कि जनाब हम इसको ठीक करके दे देंगे। और रात को उन्होंने हमें एक लिस्ट भी सौंपी है जहां उन्होंने मुतबादिल नंबर सौंपे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर उन्होंने तो हमें क्लैरिफाई करके दे दिया, लेकिन गवर्नर गृह सेल से जो कंप्लेंट आई थी उसके बदले में तो उन्होंने यही लिस्ट सौंपी थी जो उनके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जब ग्रीवेंस गई थी उन्हें वही लिस्ट दे दी गई थी जिसमें टाटा सोमो का नंबर है, उस गाड़ी का नंबर है जो ऑन रोड है नहीं, 2 व्हीलर्स का नंबर है। और जब गुलिस्तान न्यूज ने सवाल पूछा तो आपको एक अलहदा लिस्ट दे दी गई अपडेट करके, जनाब अब तो हमने इसको ठीक किया, अब हम उस रिकॉर्ड को सही माने जो LG साहब को भेजा गया या आपके रिकॉर्ड को सही माने? ये एक बड़ा सवाल है। क्या इस सवाल का जवाब आपने जब पूछा था कंसर्न अथॉरिटी से, कोई सवाल का जवाब आया? जी बिल्कुल, देखिए गौर साहब, उन्होंने तो उस लिस्ट को फाइनल किया है जो उन्होंने इस चीज को मॉडिफाई करने के बाद दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि गुमराह किसे किया जा रहा है? जिस शख्स ने कंप्लेन की उस शख्स की कंप्लेन को उन्होंने बता दिया है कि ये गलत है, लेकिन गवर्नर गृह सेल में जो लिस्ट दी गई वो लिस्ट दी गई जिसमें 2 व्हीलर्स के नाम पर भी कैरेज निकाला गया है। यानी कुल मिलाकर अब हम देखें कि ट्रांसपेरेंसी का जहां नाम दिया जाता है वो ट्रांसपेरेंसी है कहां पे? क्या मीडिया के सवाल उठाने के बाद ही इन तमाम चीजों को देखा जाएगा या उससे पहले भी ऑफिसरान जो बड़ी अच्छी सैलरी हासिल करते हैं क्या वो अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे? लोगों की यही शिकायत है, बेनिफिशरीज की यही कंप्लेंट है कि जो हमारा हक था वो हमें मिलना चाहिए था, लेकिन साल 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्लोज हो गया, 21-22 क्लोज हो गया। फराहम करने के लिए गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा नदीम इकबाल हमारे साथ थे। और ये एक तरह से घोटाला इसे कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, ये एक तरह की खबर
जिला रामबन से, लेकिन रामबन के करीबी जिले यानी पड़ोसी जिले उधमपुर से भी इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधा आपको इस वक्त बड़ी खबर पर लिए चलते हैं उधमपुर से, जहां पर सलाथिया चौक के अंदर आईडी धमाका हुआ है। वो चौक लास्ट केस है। वक्त जी छोटे से ब्रेक का हो गया, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको दो बड़ी खबरें बैक टू बैक भी बताएंगे और फिर वक्त हो गया जी आपके साथ, हमने कुछ और भी बात करनी है, आपकी आवाज को भी हुकूमत तक पहुंचाना है, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होते हैं।